हेलो। 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 बायोटेक में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में एक टर्म आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? अगर कोई जेनेटिक डिजीज है या हेरिडिटरी डिजीज है, जन्मजात रोग है, किसी जीन के कारण अगर ऐसा हो रहा है, फॉल्टी जीन के कारण हो रहा है, तो इट इज अटेम्प्ट टू क्योर जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज को क्योर करने के लिए एक थेरेपी है। इसमें हम फॉल्टी जीन को रिमूव नहीं करते हैं, हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेशेंट को। तो जीन थेरेपी में हेल्दी जीन को हम इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में कैरियर द्वारा। और जो फॉल्टी जीन होती है उसका हम कुछ भी नहीं करते, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुआ। 4 साल की लड़की के साथ जीन थेरेपी की गई। उस लड़की में एडीए डिफिशियंसी था। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो नहीं था, उसकी डिफिशियंसी थी। इसके कारण इसका इम्यून सिस्टम वीक था। इसको कैसे क्योर करते थे इस एडीए डिफिशियंसी को? इसको क्योर करने के लिए एक तरीका था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम एक हेल्दी आदमी का बोन मैरो उस पेशेंट में हम ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन ये कुछ समय के लिए वो काम करता था, फिर से फिर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता था। दूसरा एक तरीका था कि एडीए एंजाइम जो है वो पेशेंट को दिया जाए इंजेक्शन द्वारा। तो ये भी एक प्रकार का टेम्पोररी क्योर होगा, परमानेंट क्योर नहीं है। इसके बाद तीसरा तरीका जीन थेरेपी जो हम आपको बता रहे हैं 1990 में किया गया। तो ये 4 साल की लड़की के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन इसके पहले जो रोग रोग थे, जो पेशेंट थे, उनको एडीए डिफिशियंसी को क्योर करने के लिए हम मोस्टली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते थे, या एडीए एंजाइम को हम इंजेक्ट कराते थे। तीसरा नहीं होता था तो तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा मेथड जिसमें हम हेल्दी एडीए जीन को, अब हेल्दी एडीए जीन है ये, साइज थोड़ी सी छोटा कर ले तो दिखेगा आपको। अब इसमें इस जीन को कैसे ठीक करते हैं? तो हम कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं हेल्दी जीन का, और रिट्रोवायरस की सहायता से हेल्दी जीन को हम लिम्फोसाइट के स्टेम सेल में इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो रिट्रोवायरस कैरियर हो गया, इस हेल्दी एडीए जीन को वो लिम्फोसाइट्स के स्टेम सेल में इंट्रोड्यूस करा देगा। ये लिम्फोसाइट कहाँ से प्राप्त होता है? ये बोन मैरो से प्राप्त होता है। तो बोन मैरो निकाल लेते हैं, उसमें स्टेम सेल लिम्फोसाइट होगा, और उसमें एक
जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वायरस, रिट्रोवायरस डाल देंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड रिट्रोवायरस को डालेंगे क्योंकि वायरस तो अपना रोग उत्पन्न करेगा। उस वायरस में वायरल जीन को निकाल करके हेल्दी एडीए जीन डाल देंगे। तो वायरस जैसे ही अटैक करेगा वो लिम्फोसाइट को मॉडिफाई कर देगा। इन दिस वे लिम्फोसाइट एंड स्टेम सेल्स गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो कुछ लिम्फोसाइट भी मॉडिफाइड हो जाती है और स्टेम सेल तो मॉडिफाइड होता ही है। कैसे मॉडिफिकेशन होता है? बाय अटैक ऑफ रिट्रोवायरस। ये रिट्रोवायरस कैसा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। देखिए इसमें ये रिट्रोवायरस है, इसमें पैकिंग जीन है, ये वायरल जीन है। वायरल जीन को हटा करके उसमें हेल्दी एडीए जीन डाल दिया गया और इस जीनोम को दोबारा वायरस में डाल दिया गया। अब ये वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस हो गया। ये कैरियर का काम करेगा और ये जब हम किसी स्टेम सेल में इसको अटैक कराएंगे तो ये स्टेम सेल में अटैक हो रहा है तो इससे वायरल जीनोम से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा और उस लिम्फोसाइट के स्टेम सेल के न्यूक्लियस में ये इंटीग्रेट हो जाएगा और उस न्यूक्लियस से फिर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा फिर वायरल जीनोम बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा फिर एमआरएनए बनेगा। वो एमआरएनए इसका कैप्सिड बनाएगा। इस तरह से नई नई वायरल प्रोजेनी इससे निकलती रहेगी। तो ये लिम्फोसाइट का जो स्टेम सेल है उसके न्यूक्लियस में ये हेल्दी एडीए जीन पहुंच गया। तो इस तरह से हेल्दी एडीए जीन को इस कैरियर के माध्यम से, कैरियर क्या है? रिट्रोवायरस है। इसके माध्यम से हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग में और ह्यूमन बीइंग के लिम्फोसाइट के स्टेम सेल के न्यूक्लियस में इंटीग्रेट हो गया। अब ये लिम्फो स्टेम सेल जो लिम्फोसाइट बनाएगी उसमें हेल्दी एडीए जीन के कारण हेल्दी एडीए एंजाइम बनेगा। तो इस तरह से हम क्योर कर सकते हैं। फिर देखें हम बायोटेक का और इस्तेमाल में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है। जनरली हम जानते हैं किसी पेशेंट की डायग्नोसिस करना हो उसका सीरम उसका यूरिन ले कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर पता लगाया जाता है कि उसमें वो बैक्टीरिया या वायरस है कि नहीं। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, पुराना मेथड है डायग्नोसिस का। ये कब होता है? व्हेन सिम्टम्स आर क्लियर। जब रोग स्पष्ट हो जाता है तो उस रोग को कंफर्म करने के लिए हम सीरम और यूरिन का टेस्ट करते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है। तो चूंकि सिम्टम स्पष्ट हो गया तो इसका मतलब जो पैथोजेन है उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो गई और बॉडी भी डैमेज हो गया होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करे, सिम्टम उत्पन्न न हो, सिम्टम के दिखने के पहले ही अगर हम टेस्ट कर लें तो क्या होगा? पेशेंट में वो पैथोजन की मात्रा कम रहेगी और पेशेंट की बॉडी का डैमेज भी कम होगा। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मिनिमम डैमेज के लिए पैथोजन की इनिशियल मात्रा में ही उसकी टेस्टिंग की जाती है, वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस द्वारा की जाती है। कैसे करते हैं? सिम्टम अपीयर होने के पहले करते हैं डायग्नोसिस। मतलब आप किसी मरीज के संपर्क में आए, आपको भी वो रोग होगा कि नहीं। जैसे कोविड के केस में एक कोविड पेशेंट है, दूसरा आदमी उसके घर आया बैठा, अब उसको भी कोविड की हो सकता है, हो सकता है का टेस्ट जो है पीसीआर द्वारा, आरटीपीसीआर द्वारा कराते हैं। अब जानते हो नाम सुने आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर वहां शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा गया क्योंकि जो वायरस था उसमें जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए था, आरएनए था।
अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो हम पीसीआर के माध्यम से उस वायरस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उस डीएनए को हम एम्प्लीफाई करके पीसीआर माध्यम से हम सस्पेक्टेड पेशेंट पता लगा सकते हैं। तो एड्स का पता, एचआईवी सस्पेक्टेड पर्सन का पता हम पीसीआर माध्यम से करते हैं। तो पीसीआर वो टेक्निक है जो अगर वायरस है और वायरस शरीर में प्रवेश कर गया है तो उस थोड़े से वायरस के डीएनए को लेकर के उस डीएनए को हम एम्प्लीफाई करते हैं। उस एम्प्लीफिकेशन को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, पीसीआर, जिससे वो बैक्टीरिया वायरस कम मात्रा में ही रह करके उसकी पहचान की जा सकती है बिफोर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोब। और चूंकि ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है इसलिए जहां जाएगा वहां ये बता देगा कि हम पहुंच गए हैं। तो these are allowed to hybridize its complementary DNA in clone cell। अगर कोई सेल है उसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए को पहचान करना चाहते हैं तो हम रेडियो एक्टिव प्रोब बनाएंगे और रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वहां जाकर के जुड़ जाएगा और जुड़ने से हमें पता चल जाएगा कि उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए हमारे शरीर में है या नहीं। तो साउदर्न ब्लॉटिंग आप सुने होंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं हम डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन एंटीबायोटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या आरएनए है ये टैग्ड है, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड होगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें अगर 4 प्रकार है तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाए जाएंगे। इन न्यूक्लियोटाइड को हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल समझेंगे। ये प्रोब का इस्तेमाल करेगा। जहां जहां वो जाकर के अटैच होगा, मान लो टी वाला अटैच होता है रेडियो एक्टिव तो बताता है कि ए है वहां पर। सी वाला अटैच होगा तो जी बताएगा। रेडियो एक्टिव जी अटैच होगा तो सी बताएगा। मतलब ए टी को बताता है। तो अगर ए रेडियो एक्टिव है तो जहां चिपका हम जान जाएंगे वहां पर टी है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग द्वारा जो है हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंट आप सुने होंगे, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा एक एलिसा टेस्ट है। इसमें भी हम कोई एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश किया, उससे एंटीबॉडीज बनी और अभी सिम्टम अपीयर नहीं हुए, उस एंटीजन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें एलिसा प्लेट पर कुछ एंटीबॉडी या एंटीजन या प्रोटीन उसकी प्लेट में, मान लीजिए एंटीजन पहले से ही है, स्पेसिफिक एंटीजन है, तो जिस पेशेंट में एंटीबॉडी बन रहा है वो एंटीबॉडी उसके सीरम में पाया जाएगा। तो एलिसा प्लेट में हम सीरम डाल देंगे। तो अगर वो पार्टिकुलर एंटीजन होगा और एलिसा में एक निश्चित एंटीबॉडी इस प्लेट में पहले से लगी हुई है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसके बाद उस प्लेट को धो देंगे, उसमें क्रोमोजन डालेंगे। क्रोमोजन डालने पर अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है
तो क्रोमोजोम कलर्ड हो जाएगा। तो एलिसा टेस्ट पॉजिटिव हो गया। इसका नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, नाम याद रखिएगा। इसमें एक प्लेट होगी, प्लेट में पहले से ही फिक्स्ड डिफाइंड एंटीबॉडीज होगी। उसमें हम सीरम पोर करेंगे। सीरम में अगर वो डिफाइंड एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी से वो रिएक्ट कर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगा। बाद में उस प्लेट को धो लेंगे। धोने के बाद उसमें कलरिंग एजेंट डालेंगे, क्रोमोजेन डालेंगे। अगर कलर मिल गया तो समझिए कि एंटीजन है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसमें हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं, और ये छोटी सी किट होती है, और बहुत जल्दी इससे हम जो है टेस्ट कर लेते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। एड्स है, रूबेला वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, थायराइड डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, एलिसा किट। थायराइड डिसऑर्डर चेक करना है, एलिसा किट। हेपेटाइटिस बी चेक करना है, एलिसा किट। रूबेला वायरस चेक करना है, एलिसा किट। एड्स वायरस चेक करना है, एलिसा किट। तो ये एलिसा प्लेट पर इमोबिलाइज्ड एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। अगर एंटीजन है तो हम सीरम में एंटीबॉडीज का सर्च करते हैं। जैसे ही जो एंटीजन प्लेट में पहले से ही लगा हुआ है उसका एंटीबॉडी सीरम में होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगा। बाकी प्लेट को हम धो देंगे। ठीक है। तो पहले हम सीरम, सलाइवा या फ्लूइड डालते हैं। फ्लूइड क्या हो सकता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सीरम हो सकता है, ये फ्लूइड हो सकते हैं। और बॉडी में हमारे उस एंटीजन के कारण एंटीबॉडीज बनी होंगी। वो एंटीबॉडी सीरम पाया जाएगा, सलाइवा में पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। वो प्लेट के एंटीजन से बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर प्लेट को धो देंगे। इस कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी चीज वास्ट अवे हो जाएगा। क्रोमोजेन डालेंगे, कलर्ड हो गया, टेस्ट पॉजिटिव है। तो इतना समझ गए? दिस इज ऑल।